अच्छा, एक बड़ा टिपिकल सा सवाल है और इस पे बड़ी बहस होती है शौकत साहब, और वो ये है कि जी इमरान खान ने आईएमएफ से जो मायदे किए थे उसकी वजह से जनाब मौजूदा हुकूमत जो है वो आगे पीछे नहीं हो सकती, और उसकी वजह से जो इकॉनमी है सफ़र कर रही है, और ये जनाब इसी वजह से हम लोग फंसे हुए हैं आजकल इस चक्कर में, और इसलिए हम ठीक नहीं कर सकते चीज़ों को, इसीलिए प्राइस हाइक होती है, इसीलिए सब चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं, सिर्फ इस वजह से कि आईएमएफ के साथ जो मायदे इमरान खान करके गया था वो गलत थे, वो गड़बड़ थे। इसमें कितनी सदाकत है शौकत साहब? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि आईएमएफ के साथ प्रोग्राम में इमरान खान गया क्यों? वो इसलिए गया कि 2018 का जो करंट अकाउंट डेफिसिट था 19.2 बिलियन डॉलर का था, और उसको जो आपकी जो इन्फ्लेशन है वो भी बढ़ रही थी। और ये आपको याद रहे कि जो नवाज लीग की जो हुकूमत थी 5 साल में, इंटरनेशनल प्राइस कमोडिटी प्राइसेस सबसे लोएस्ट थी कोई तकरीबन 10-15 साल से। तो उसके बावजूद ही इन्होंने उसको हैंडल नहीं किया सही तरीके से, तो इतना बड़ा करंट अकाउंट डेफिसिट आ गया। प्लस इनको कोई लोन इंस्टॉलमेंट या पेमेंट भी करनी थी, तो इनके पास पैसे ही नहीं थे। तो ये जब ये गए अपने दोस्तों के पास, तो दोस्तों ने इनको 10-12 बिलियन डॉलर दिया, लेकिन इनको समझ आ गई कुछ 6-9 महीनों में कि ये तो आईएमएफ के पास जाना ही जाना है, इसलिए इनको जाना पड़ा। जब आईएमएफ के पास गए तो राना भाई, आईएमएफ का भी तो एक वो होता है, क्योंकि मैंने पहले भी एक दफा ये आईएमएफ का प्रोग्राम 2008 में किया था। जब हवा चल रही होती है और आप अमेरिका की वेस्टर्न यूरोप की और उसके साथ होते हैं आप, तो वो एक प्रोग्राम एक तरीके का मिलता है आपको। अगर आप उनके मतलब न्यूट्रल हैं या अगेंस्ट जा रहे हैं तो वो एक दूसरे किस्म का आईएमएफ का प्रोग्राम। बिल्कुल ठीक। इस दफा उन्होंने सख्त शराइत आपको की, आपको का इंटरेस्ट रेट, आप डिस्काउंट रेट बढ़ा दें, आप बिजली के नर्ख बढ़ा दें, पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दें, वगैरह वगैरह। उससे इन्फ्लेशन भी हुई, और उससे जो है हमारी ग्रोथ जो ये अपनी तरफ से कहे गए थे कि 6% हम करके गए थे, वो भी नीचे नोज डाइव उसने किया। तो ये तो इनके अगर जो अमाल थे उसकी वजह से हमें आईएमएफ करना पड़ा। और फिर जो मैं आया तो उस वक्त भी आईएमएफ का प्रोग्राम चल रहा था, और वो थोड़ा उन्होंने कोविड के दौरान उसको एक किस्म से पॉज किया, और मैंने उसको फिर एक ऐसे डगर पे चढ़ाया जिसको हम पूरा कर सकते थे। अच्छा। तो उन्होंने 700 अरब रुपए के टैक्स की बात की थी, उन्होंने 5 रुपए की बिजली की बात की थी। तो जब हम अप्रैल के बीच में, उस वक्त ये प्रोग्राम सही चल रहा था, और वो कह रहे थे मतलब 2 रुपए 50 पैसे और अपना जुलाई में अपना कीमतें बढ़ाएंगे इसकी पावर की, और 30 रुपए पर लीटर तक आप लेके जाएंगे पीडीएल को, और बाकी कुछ नहीं, बाकी जो 4 चीजें टैक्सेस को रिफॉर्म कर दें, ये कर दें, वो कर दें। ये तो इन्होंने जिस तरीके से उसको आगे हैंडल किया है, और डिसीजन नहीं किया, 6 हफ्ते बैठे रहे ये, क्योंकि इनको तो कुछ और करना था। इनको तो नैब लॉ चेंज करने थे, इनको इलेक्टोरल रिफॉर्म चेंज करने थे, तो इनका तो कोई इरादा नहीं था कि इकोनॉमी तो सही चल रही थी। तो इन्होंने आके जो उसका बेड़ा गर्क किया उसके बाद, तो वो फिर एक दफा जब फिसल गई इकोनॉमी और पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी भी साथ आ गई, तो उस वक्त जो है वो इनसे सबला नहीं गया, या आईएमएफ के पास गए, और अब आईएमएफ ने कहा ओ यार अब तो आ गए ना हमारे तुम घुटने के नीचे। तो उन्होंने फिर उठा के कहा 7-8 रुपए की आपको बिजली बढ़ानी पड़ेगी, 855 बिलियन के पीडीएल करना पड़ेगा, आपको जो 47% की गैस बढ़ानी पड़ेगी, वगैरह वगैरह जो अभी वो कर रहे हैं। तो ये इस चक्कर में फंस गए फिर। तो अभी हमें ब्लेम करते हैं, इनको कहो भाई तुमने क्यों जो हम करके गए थे 6th रिव्यू में, उससे आगे जाके ये चीजें जो कंडीशन थी रिवाइज क्यों की? अच्छा, एक बात समझाएं, मैं आम आदमी समझना चाहेगा इसको तरीन साहब, कि आईएमएफ के साथ जो आपने टर्म्स एंड कंडीशंस तय की थी वो दोबारा रीनेगोशिएट तो हो सकती है कि नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। उन्होंने भेजा, उन्होंने एक मैसेज भेजा 4 अप्रैल को, और उन्हें क्योंकि ये बावेला मचाया हुआ था कि सस्पेंड हो गया है प्रोग्राम, उसने कहा हमारा सस्पेंशन नहीं होती, कोई सस्पेंड नहीं हुआ, सिर्फ ये टर्म्स जो होती हैं उसके ऊपर फिर हम नेगोशिएट कर देते हैं। तो कोई ऐसी बात नहीं, बिल्कुल नेगोशिएट कर लेते हैं उस वक्त बैठ के, अगर इनका ख्याल था इतनी सख्त कंडीशंस हैं।
सो एक बात तो क्लियर होगी कि आप रीनिगोशिएशन में जा सकते हैं। आप अगर ये मौजूदा हुकूमत चाहती तो ये रीनिगोशिएट कर सकती थी उन टर्म्स एंड कंडीशंस को, अगर ये 6 हफ्ते उसको डिले ना करते आने के बाद। ऐसी बात है ना जी, मैं गलत तो नहीं कह रहा? आप नहीं, गलत बिल्कुल नहीं कह रहे, लेकिन आप एक चीज बीच में से जो आपको मैं जरा इस अपना वो इम्प्रेशन देना चाहता हूं, या मेरा एनालिसिस जो है वो ये है कि एक तो ये था कि उस वक्त बैठ के ये नेगोशिएट कर अगर करना था इन्होंने, ठीक। दूसरा, इन्होंने क्योंकि कुछ नहीं ये करना था, अपनी चीजें करनी थी, इन्होंने हमें डिस्क्रेडिट तो करना था, ठीक। ये किस तरीके से भाई, ये हमें निकाल के आए थे तो इन्होंने पब्लिक को तो बताना था कि ये बहुत नालायक लोग हैं, ये हमें बहुत बड़ा मैस छोड़ के जा रहे हैं। तो उसमें क्या किया मिफ्ता साहब की, यहाँ जो है ये गलती हुई इनसे, और वो मेरे ख्याल में होनी नहीं चाहिए थी, कि उन्होंने शोर और वावेला मचा दिया। अच्छा। उन्होंने कहा जनाब वाला ये फिस्कल जो है डेफिसिट जो है वो कोई तकरीबन 10% अपना जीडीपी का होने वाला है, 6.4 ट्रिलियन। ओ भाई, 9 महीनों में 2.5 ट्रिलियन हुआ है, 2.6 ट्रिलियन, और एक क्वार्टर में 3 महीनों में 3.8 ट्रिलियन कैसे हो सकता है यार? ठीक। अच्छा, लेकिन क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर कह रहा था, फिर उसके बाद इन्होंने कहा वो ये जो जी करंट अकाउंट डेफिसिट है ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे ज्यादा होगा और 22 बिलियन डॉलर का होगा। ठीक। अच्छा, उस वक्त तक 13 बिलियन का हुआ था 9 महीनों में। तो मार्केट ने कहा बेड़ा गर्क, ये तो एक 3 महीने में 9 बिलियन डॉलर जो है इनको चाहिए, वो एक और मुश्किल पड़ गई। ये दोनों चीजें जब इन्होंने की, और आईएमएफ को भी यही कहा, तो आईएमएफ भी एक किस्म का अकड़ गया, उसने कहा ओ ये तो बड़ी ज्यादती हो रही है, और मार्केट बिदक गई। आपके इंटरेस्ट रेट्स बढ़ना शुरू हो गए, बैंकों ने बढ़ा दिए, कि उन्होंने कहा ये तो अभी हमें से बहुत बारो करेंगे, ठीक। और रुपए पे प्रेशर आ गया, क्योंकि रुपया जो उन्होंने कहा 9 बिलियन डॉलर इन्होंने 3 महीने में इनको खर्च करना होगा, तो वो दोनों चीजें गलत थी। ठीक। तो डिस्पाइट द फैक्ट इन्होंने बहुत कोशिश की फिस्कल डेफिसिट को बढ़ाने की, 900 बिलियन जो है एडिशनल इन्होंने एक्सपेंसेस में डाल दिए, फिर भी 5.3 पे गया, और जो करंट अकाउंट डेफिसिट में जून में डबल इन्होंने ऑयल मंगवा लिया जो रिक्वायरमेंट। अच्छा। फिर भी 17.3 आया। अच्छा। तो ये अगर ना करते तो इकोनॉमी ठीक चल रही थी, ये इसको ट्वीक करके उसको चलाते रहते। ओके। अच्छा, एक वेरी क्विकली एक चीज मुझे बताइएगा, मैं पॉलिटिकल साइड पे नहीं जाना चाह रहा, पॉलिटिकल साइड पे जो कुछ हुआ वो सबके सामने है, मैं एक कंपैरिजन चाह रहा हूँ आपका मिफ्ता इस्माइल साहब का और डार साहब का, ठीक है? कौन ज्यादा बेहतर स्टेप्स ले गया? मिफ्ता इस्माइल ज्यादा अच्छे स्टेप्स लेके चले गए या डार साहब ले रहे हैं अच्छे स्टेप्स? आप कंपैरिजन कर दीजिए, पॉलिटिकल साइड को 2 मिनट के लिए छोड़ दें। नहीं, मैं पॉलिटिकल साइड में जाने नहीं चाहता। देखिए जी, मैं पहले तो मैं दोनों को ही एक ऐसा इल्जाम देना चाहता हूँ कि दोनों ने अपने अपने तरीके से उसका इकोनॉमी का बेड़ा गर्क किया, लेकिन चलें देखें, जब मिफ्ता को पता चल गया कि इसने अब आईएमएफ के साथ जाना ही जाना है, तो उसने फिर मुश्किल जो स्टेप्स वो लिए और उनके साथ बैठा, और उसके बाद उसने एक प्रोग्राम रीनिगोशिएट किया। ठीक। अब आपने रीनिगोशिएट कर लिया, तो आप जब डार साहब एकदम पैराशूट करके आ गए इधर, जब पैराशूट करके आ गए तो उनको जो है बढ़के नहीं मारनी चाहिए। अच्छा। कि भाई मैं 200 से नीचे ले जाऊंगा रुपए को, मैं आईएमएफ के साथ आंखों में आंखें डाल के रीनिगोशिएट करूंगा, मैं रेटिंग एजेंसी से अपनी लैंग्वेज में बात करूंगा, तो ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए थी। फिर आपने, अच्छा आईएमएफ तो आईएमएफ है यार, मतलब पैसे तो आपने उनसे लेने हैं ना, आप उन्होंने तो आपसे पैसे नहीं लेने। ठीक। वो चुप करके तड़ंग करके बैठ गए। ठीक। आपने फिर उनको एक किस्म सही इफेक्टिवली नेगोशिएट नहीं किया उनके साथ, तो वो जब बैठ गए तो आपके जो है इनफ्लोज जो है, ये पहले उसके साथ हुआ मिफ्ता के साथ कि इनफ्लोज खत्म हो गए। ठीक। जब तक ये आप देखें, जब हम गए उसके बाद से $1 नहीं आया मिफ्ता के पास, स्टिल ही रोल ओवर था चाइना का, वो हुआ। तो जब तक आईएमएफ ने अगस्त में पैसे नहीं दिए, इसका मतलब है 4-5 महीने जब पैसे नहीं आते तो रिजर्व गिरते हैं, तो प्रेशर और बढ़ जाता है। इनके साथ भी वही हुआ। ठीक। कि जैसे ही इन्होंने इस तरह की बढ़के मारने शुरू कर दी, सब ने पैसे रोक दिए। ठीक है। सब ने कहा तुम पहले आईएमएफ के साथ डील करो, सारे दोस्त ममालिक ने भी और मल्टीलैटरल ने भी। बिल्कुल। तो मेरा ख्याल में इस वक्त जो हुआ है, ये जो रुपया है 214-15 पे आ गया था, और रुपए की इस वक्त वैल्यू जो आप रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट के तौर पे कर लें तो 230-240 के दरमियान होनी चाहिए।
लेकिन क्योंकि एक पैरेलल रेट इन्होंने क्रिएट करवा दिया था आर्टिफिशियली रुपए को कंट्रोल करके, तो वो रेट चला गया 275 पे, 270 पे। अब जैसे ही इन्होंने रुपए को छोड़ा तो रुपया रादर देन अपने रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट के करीब करीब रहता, वो चला गया ये जो हवाले के रेट पर। ठीक, मेरा ख्याल में डार साहब ने काफी नुकसान पहुंचाया है पाकिस्तान की इकॉनमी। ओके, अच्छा चले ठीक है जी। तो लेट्स सी जी आइंदा आने वाले दिनों में क्या होता है। आईएमएफ कोई रिलीफ देगा? आईएमएफ के यहाँ पे चंक जब आएगा उससे कोई ट्रिकल डाउन इफेक्ट्स होंगे या नहीं होंगे? वेरी क्विकली जी। बिल्कुल, देखें ये जो आपका जो इस वक्त में खतरा है ना कि 3.1 बिलियन पे हमारे रिजर्व आ गए हैं जी, ये तो इसका मतलब है अगर हमारे पास डॉलर नहीं आते, दोस्तों से नहीं आते, मल्टीलैटरल से नहीं आते, आईएमएफ वगैरह से नहीं आते, तो हम डिफॉल्ट कर जाएंगे, कंट्रैक्चुअल डिफॉल्ट कर जाएंगे। तो उससे ये होगा भी आईएमएफ से ये पैसे जो मिलेंगे वो 1 बिलियन से कुछ नहीं होगा, लेकिन उसके साथ जो में 7-8 बिलियन डॉलर मिलेगा तो हमारा जो कंट्रैक्चुअल डिफॉल्ट है फॉरेन करेंसी के ऊपर वो नहीं होगा, लेकिन उसके साथ इन्फ्लेशन बहुत होगी, बिकॉज वो बहुत चीजें मनवा रहे हैं आपसे। ओके, ये कह रहे हैं कि आपका जो इस वक्त जो डिफरेंस है, शॉर्टेज है ऑन योर रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस जो आपने कट करने हैं वो कुछ तकरीबन 2.5 ट्रिलियन रुपीस का है। ठीक है। तो 2.5 ट्रिलियन का मतलब है इनको पेट्रोल की प्राइसेस और बढ़ानी पड़ेंगी, बिजली की कीमतें और बढ़ानी पड़ेंगी, गैस की कीमतें बहुत बढ़ानी पड़ेंगी और टैक्सेस लगाने पड़ेंगे। ठीक है। तो ये सारी चीजें आपका एक तूफान बदतमीजी आएगा इन्फ्लेशन का। ओके, ठीक है जी, गॉट योर पॉइंट जी, गॉट योर पॉइंट। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी जी।